तो अपने जो लास्ट वाला जो चैप्टर अपन ने पढ़ा था केंद्र सरकार वाला, अब उसमें किसी को कोई थोड़ा बहुत डाउट रह गया हो, कोई दिक्कत हो तो अभी बोल दो, तो पहले उसको डिस्कस करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एकल संक्रमणीय मत पद्धति का अर्थ बेटा मैं बता देता हूँ दोबारा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये पद्धति जो है एक तो राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव में इसका प्रयोग किया जाता है। अब एकल संक्रमणीय क्या होता है कि हर आदमी को एक वोट देने का अधिकार होता है। अपन देखते हैं हर जगह अपना एक वोट होता है एक पद के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है जो एक वोट एक कोई भी अपने, अब इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है? एमपी और एमएलए, सांसद और विधायक दोनों इसमें भाग लेते हैं। तो इनके क्या होता है जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो वहां पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है कि एक व्यक्ति जो होता है अपने वोट का ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर कैसे? जैसे ए, बी और सी तीन कैंडिडेट खड़े हो गए राष्ट्रपति पद के लिए, तो इसमें क्या होता है अब एक व्यक्ति वोट करने जाता है जब, तो वो वोट अब अपनी पद्धति के अनुसार अगर अपन देखें, जैसे अभी वर्तमान में अपने नॉर्मल वोट रहते हैं, तो अपन क्या जा करते हैं, तीन कैंडिडेट अपने एमएलए के एमपी के कोई भी खड़े होते हैं, तो हम एक को जाके वोट देते हैं, एक को ही देते हैं ना वोट, यानी किसी एक का बटन दबाया, एक का बटन दबाया और अपन फ्री हो जाते हैं। दो का बटन नहीं दबा सकते न, अगर अपने को किसी को नहीं देना तो आजकल नया ऑप्शन देता है एक नोटा, अगर अपन इसका बटन दबाते हैं तो किसी को वोट नहीं मिलेगा, अपना वोट यहाँ जाएगा, यानी वो हम किसी कोई भी कैंडिडेट कोई भी उम्मीदवार जो है वो हमारे, हमने उसको योग्य नहीं माना और उसको अयोग्य मानते हुए हमने अपना वोट नोटा को डाल दिया। तो एक ही तो, या तो आप इसको दे दो या बी को दे दो या सी को दे दो या फिर इसको दे दो, केवल एक ही वोट डाल सकते हो। तो ये अपनी प्रणाली चलती है। लेकिन इसमें क्या होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति में क्या होता है कि एक एमपी या एमएलए जब वोट डालने जाता है राष्ट्रपति के कैंडिडेट को या उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट को जब डालते हैं, उपराष्ट्रपति के विधायक नहीं आते, केवल एमपी और एमएलए, वो मिनिस्टर ऑफ जो पार्लियामेंट है एमपी है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य वही भाग लेते हैं। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में एमएलए भी भाग लेते हैं, विधायक जिनको अपन बोलते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भी उसमें भाग लेते हैं। तो ये वोट डालने जाते हैं तब क्या करता है, अब इन एक व्यक्ति यहाँ से कोई भी वोट डालने के लिए, क्योंकि ये भी किस पद्धति से होता है, गुप्त मतदान पद्धति से होता है, जब ये वोट डालने जाएगा तो ये किसको चुनना चाहता है, तो ये किसी को भी अगर चुनना चाहता है तो उसको क्या करेगा, एक नंबर कि मैं ये सबसे पहले मैं इसको अपना वोट डालता हूँ, फिर इसको दूसरा ऑप्शन दिया जाता है कि दूसरे नंबर पे आपकी, अगर मान लो आपका ये कैंडिडेट राष्ट्रपति नहीं बनता है तो आप दूसरे स्थान पर किसको, आपका वोट किसको दोगे, तो ये नहीं बनता है तो उसने क्या किया, दूसरा नंबर दे दिया कि सब सी वाले को देता हूँ, और तीसरे नंबर पे इसको रखा। तो इसके इसने क्या किया, अपना एक वोट जो था, अगर ये कैंडिडेट जीतता है तो इसको काउंट हो जाएगा, अगर ये नहीं जीतता है तो वो इसका वोट कहाँ काउंट होगा, सी वाले के, और सी वाला नहीं जीता तो इसका लास्ट में जो वोट होगा वो कहाँ काउंट होगा, बी वाले के, यानी तीनों जगह उसकी काउंटिंग होती है। तो इसलिए इसको कहते हैं एकल संक्रमणी, एक ही मत जो होता है उसका संक्रमण होता है, उसका ट्रांसफर होता है दूसरे स्थान दूसरे व्यक्ति के। अब कैसे होता है, इसमें एक न्यूनतम कोटा निर्धारित किया जाता है, न्यूनतम जब कोटा निर्धारित करते हैं तो उस, अब इन तीनों में से जिसके पास उसके न्यूनतम कोटे से जो निर्धारित किया गया उतने वोट अगर तीनों में से किसी को नहीं मिले, मान लो अपन बात करते हैं कि एक को ही नहीं मिले, उसने न्यूनतम कोटा जो था उस न्यूनतम कोटा जितने वोट उसने नहीं लिए, तो यहाँ पर ये कैंडिडेट तो क्या हो गया, बाहर हो गया। अब इसके पास जितने वोट थे, तो ये जो व्यक्ति गया था जैसे, तो ये व्यक्ति जब इसको वोट डालने जाता है तो यहाँ से क्या करेगा, इसके जो वोट थे वो इसके इन दोनों व्यक्तियों के ट्रांसफर करेंगे, यहाँ से इनके जितने वोट इसको मिले थे उनका जो ये वाला जो व्यक्ति इसका वोट किसको जाएगा, दूसरे नंबर पे इसको, क्योंकि इसने सेकंड पे किसको रखा था, सेकंड वरीयता किसको दी थी, सी को, तो इसका यहाँ से हटके और इसका काउंट हो जाएगा वो। तो इसको इसलिए कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, यानी एक ही वोट को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते रहते हैं व्यक्ति के न्यूनतम कोटे के आधार पर। जो न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं करता वो इससे बाहर हो जाता है पद्धति से। फिर ये दोनों आएंगे तो दोनों में से जिसके मत ज्यादा होंगे वो उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो ये सिस्टम रहता है, इसलिए इसको कहा जाता है एकल, एक ही वोट को दूसरे व्यक्तियों को भी क्या किया जाता है, संक्रमण होता है, ट्रांसफर होता रहता है वो, इसलिए इसको कहा जाता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है बेटा।
आ गया समझ में? अब इसके अलावा कोई और भी टॉपिक रह गया हो जो आपके समझ में नहीं आया हो? तो अपने को जब राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया जब अपने को लिखनी होती थी, एक पॉइंट अपने को ये भी बनाना है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति, और फिर उसका एक 2 लाइन में उसकी डिटेल अपने को डाल देनी कि इस प्रकार से वोटिंग ट्रांसफर की जाती है, और कैंडिडेट न्यूनतम कोटा निर्धारित या प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसको बाहर कर दिया जाता है, और उसका वोट दूसरे व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। एक ज्योति आपके प्रॉब्लम थी बेटा राष्ट्रपति वो प्रधानमंत्री वाले, तो प्रधानमंत्री वाले को भी देख लो एक बार आप। अब तो प्रमोशन हो गया ना 1 तारीख से, तो इसमें ज्यादा नहीं है, वो अपने जो जैसे अपने इससे बाद वाले आपने पढ़े थे प्रधानमंत्री के कार्य और शक्ति है। जो प्रधानमंत्री की सबसे पहले तो क्या होती है, नियुक्ति होती है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आधार पर होती है, तो अपन देखते हैं अपने संसद जो है जिसको अपन व्यवस्थापिका बोलते हैं, तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो लोकसभा, अब यहाँ पर जो ये क्या है, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा से इसके सदस्य चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन से इसके सदस्य जब चुनते हैं, क्योंकि जनता द्वारा, इसलिए इसको कहा जाता है लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। तो इसके सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से चुने गए, तो जिसमें अब इसमें क्या होता है, जैसे कई पार्टियां भाग लेती है चुनाव में, तो जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, तो सबसे बड़ी पार्टी को क्या किया जाता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपनी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है, और आमंत्रित करने के बाद में उसके एक सदस्य को क्या बनाया जाता है, उसका दल का नेता चुना जाता है, दल का मुखिया चुना जाता है। जब दल का मुखिया चुना जाता है, तो उस व्यक्ति को क्या करता है, जो राष्ट्रपति होता है, वो राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति प्रदान करता है, उसको प्रधानमंत्री बनाता है वो। अब इसने क्या किया, राष्ट्रपति पहले ही था, तो राष्ट्रपति ने किसका नियुक्ति कर दी, प्रधानमंत्री की। अब प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि उसको आगे क्या करना है, तो वो सबसे पहले क्या करता है, मंत्री परिषद का निर्माण करता है। सबसे पहले क्या करेगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से मिलाकर के वो कुछ मंत्रियों का चयन करता है, और उन मंत्रियों को नियुक्ति प्रदान कौन करता है, वही राष्ट्रपति। तो सेम वही प्रोसेस है कि मंत्री परिषद का निर्माण करेगा, निर्माण हो गया, मंत्री परिषद में सदस्य सेलेक्ट कर लिए, तो उसके बाद में उनको विभागों का बंटवारा करेगा कि किस व्यक्ति को कौन सा विभाग देना है, कौन सा व्यक्ति किस विभाग से ज्यादा जानकार है उस क्षेत्र को, उसको क्या करता है, उसी के अनुरूप वो उसको पदों को, उसको विभागों को बांट देता है। जैसे किसी व्यक्ति को कृषि की जानकारी ज्यादा है, तो उसको कृषि मंत्री बना दिया, किसी को एजुकेशन मिनिस्टर, तो एजुकेशन के फील्ड में अगर जानकारी, तो उसके बेस पर क्या करता है। लेकिन ये सारे डिसीजन कौन लेता है, प्रधानमंत्री लेता है, लेकिन नियुक्ति कौन देता है, राष्ट्रपति देता है। तो दूसरे नंबर पे उनको विभागों का बंटवारा भी उनके कर दिया। मंत्री परिषद का कार्य संचालन उसकी किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं, सारे मंत्री प्रधानमंत्री के नियंत्रण में, इसलिए उसका कार्य संचालन, उसको अनुशासन, सब कुछ अनुशासन बनाए रखना, सारी जिम्मेदारी, क्योंकि इस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो ये 3 पॉइंट दिए हो गए। चौथा है शासन के विभिन्न विभागों में, अब प्रत्येक को अलग अलग विभाग दे दिए, तो सभी विभागों के मध्य आपस में समन्वय बना रहे, एक दूसरे का सहयोग करे, तो उसकी जिम्मेदारी भी किसकी होती है, प्रधानमंत्री की होती है, कि शासन के सभी विभागों में समन्वय बनाए रखे, समन्वय स्थापित, जिससे समस्त शासन एक इकाई के रूप में, यानी एक ही सरकार के रूप में। अगर मान लो 2 मंत्री है, दोनों ही अलग अलग रास्तों पे जाने, साहब मैं ऐसा करूंगा, वो दूसरा बोले मैं ऐसा करूँ, तो वो चीजें एक रूप नहीं होती है, वो सरकार में क्या होता है, मतभेद वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय बनाए रखने की जिम्मेदारी भी इसी की होती है। फिर लोकसभा का नेता होता है, लोकसभा का नेता नियुक्त चुना है इसको, तभी तो इसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो इसकी जिम्मेदारी होती है कि जब वार्षिक बजट तैयार होता है संसद में, तो उसकी सारी देखरेख की जिम्मेदारी किसके नियंत्रण में, इसी के नियंत्रण में वो सारा कार्य किया जाता है। जब राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल दोनों के बीच में, दोनों को आपस में कनेक्टिंग, मंत्रिमंडल से संबंधित जो भी सूचनाएं होगी वो राष्ट्रपति तक पहुंचाना, और राष्ट्रपति की सूचनाओं को मंत्रिमंडल तक पहुंचाना, ये इन दोनों के मध्य आपस में समन्वय बनाए रखता है। विभिन्न पद प्रदान करना, जिन जिन पदों पर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है, वो सारे पद, जैसे कि अपन बात करें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, महालय का परीक्षक, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो वो सारे जो निर्णय है वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, इसी प्रधानमंत्री के द्वारा लिए, क्योंकि व्यवहारिक रूप से ये सारे डिसीजन इसी के होते हैं। तो इस ये अपने 7 महत्वपूर्ण जो पॉइंट है ये हो गए। ठीक है बेटा। अभी ज्योति, ये अपने इस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इस प्रकार राष्ट्रपति कार्य करता है, ये प्रधानमंत्री, सॉरी प्रधानमंत्री कार्य करता है। ठीक है। अब अपना जो और किसी के बेटा कोई डाउट रह गया हो तो बोल दो, अभी दो, नेक्स्ट तो स्टार्ट कर रहे हैं फिर।
यस बेटा। कौन सा बेटा? सेम जो प्रधानमंत्री वाला है वो ही देख लो एक बार दोबारा और। अब ये सेम प्रोसेस है ना, जो अपन केंद्र सरकार में पढ़ रहे, राज्य सरकार में भी सेम वही प्रोसेस रहेगी। केवल उसका दायरा क्या होता है, एक राज्य होता है, और केंद्र सरकार का जो दायरा है संपूर्ण देश में होता है। अभी अपन ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति की जैसे ही नियुक्ति होती है तो सबसे पहला काम क्या करता है, वो मंत्रिपरिषद का गठन करता है। तो मंत्रिपरिषद का गठन कब होगा, जब पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी। तो इसमें देखो, मूल संविधान के आर्टिकल जो 74 है, अनुच्छेद 74 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के लिए क्या होगा, एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, जो उसको परामर्श और सहायता प्रदान करेगी। और उस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। सैद्धांतिक रूप से तो, लिखित रूप में तो ये क्या है, सारी चीजें किसके अधीन होती है, राष्ट्रपति की। लेकिन वास्तविक रूप से कार्यपालिका ही क्या करती है, राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का प्रयोग करती है। तो इसने कहा है कि सैद्धांतिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, और राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। और ये मंत्रिपरिषद क्या करती है, उस राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करती है, सारे कार्य करती है। लेकिन संविधान द्वारा अपनाई गई संसदात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति एक संवैधानिक शासक मात्र है। संवैधानिक है, संविधान के अनुसार तो शासक कौन है, राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक रूप से कार्यपालिका की सभी सत्ता, सहायता, परामर्श देने वाली समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है, मंत्रिमंडल में निहित होती है। तो राष्ट्रपति के पास जितनी पावर्स है, जितनी शक्तियां है, वो सारी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो सारा नियंत्रण किसके अधीन होता है, प्रधानमंत्री के अधीन। वही चीजें सेम अभी अपन ने जो पढ़ा था कि सबसे पहले मंत्रिपरिषद के गठन के लिए क्या किया जाता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी, उसके बाद में प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद का चयन किया जाता है, मंत्रियों का चयन। प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन किया जाता है। मंत्रिपरिषद के लिए कौन कौन से सदस्य होंगे, फिर उनमें कार्य का विभाजन होता है, जो वहां पे सेम था वही है। फिर कार्य का विभाजन होता है, इनको कौन से को किस विभाग, कौन सा विभाग देना है, किसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाना है, किसको एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाना है। तो उन चीजों के लिए कार्य विभाजन किया जाता है। फिर मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यता, अब ये योग्यता जो है ये कौन देखता है, प्रधानमंत्री तो देखता है कि किस व्यक्ति को कौन सा विभाग देना है। तो मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए कानूनी दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। और अगर सदस्य नहीं भी है तो अगले 6 महीने में उसको क्या करनी पड़ेगी, संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो 6 महीने बाद उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यता होती है कि उसको संसद का किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण, उनको पद और गोपनीयता, यानी अपने पद की मर्यादा को बनाए रखने की उनको शपथ दिलाई जाती है। और ये शपथ दिलाने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, जब अब ये मंत्रिपरिषद जो है उसका कार्यकाल क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। निश्चित इसलिए नहीं, हम बोलते हैं कि साहब 5 वर्ष होता है, लेकिन लोकसभा 5 वर्ष से पहले भंग हो गई तो 5 वर्ष तो हो ही नहीं सकता। तो मंत्रिपरिषद तब तक अपने पद पर रह सकती है जब तक संसद का विश्वास उसको प्राप्त है, या अपन कह सकते हैं लोकसभा का विश्वास उसको प्राप्त है। मंत्रिपरिषद अधिक से अधिक 5 वर्ष तक, लोकसभा के कार्यकाल तक, या फिर 5 वर्ष तक वो अपने पद पर रह सकती है, और उससे पहले भी इनको हटाया जा सकता है। मंत्रियों के वेतन और भत्ते ये किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, संसद के द्वारा। प्रधानमंत्री, कैबिनेट के सदस्य, राज्य मंत्री और उप मंत्रियों को मासिक वेतन तथा निर्धारित मासिक भत्ते दिए जाने का प्रावधान है, जिनका निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है। तो संसद क्या करती है, इनके वेतन भत्ते, वेतन का अर्थ इनको सैलरी, और सैलरी के साथ साथ एक्स्ट्रा जो खर्चे होते हैं वो खर्चे संसद निर्धारित करती है कि कितना इनको देना है। इनके अलावा सभी को निःशुल्क निवास स्थान, यानी रहने के लिए आवास और वाहन इनको अलग से प्रदान किए जाते हैं। किसको, मंत्रियों को। अब इस मंत्रियों की क्या होती है, इसकी 3 श्रेणियां होती है। मंत्रियों की श्रेणियां उस दिन आपको बताई थी कि पहला होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है राज्य मंत्री, और तीसरा होता है उप मंत्री। इस मंत्री परिषद को में 3 प्रकार के मंत्री इसमें बनाए जाते हैं, कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री। अब इनका काम क्या होता है, जैसे कैबिनेट जो मंत्री होता है वो सबसे महत्वपूर्ण और अहम होता है, इसलिए कि इसको क्या होता है, ये पूरे विभाग का एक विभाग, एक या एक से अधिक विभाग इसके पास हो सकते हैं।
एक ही व्यक्ति दो विभागों का मुखिया भी हो सकता है, दो से ज्यादा विभाग भी इसके पास हो सकते हैं। लेकिन राज्य मंत्री जो होता है इसको बोलते हैं स्वतंत्र प्रभार। अभी स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री जो है उसको केवल एक ही विभाग में वो कार्य करता है, एक विभाग इसको दे दिया तो वो उसी विभाग में रह सकता है, एक से ज्यादा विभाग इसको नहीं दिए जाते हैं। तो इसको जैसे अपन बात करें कि कैबिनेट मंत्री है, कोई किसी को शिक्षा मंत्री बना दिया तो शिक्षा में बहुत सारे, या एग्रीकल्चर में राज्य स्तर के, केंद्रीय स्तर के और स्थानीय स्तर के बहुत सारे मुद्दे होते हैं, तो सबका अलग अलग, सबका मंत्री एक ही होगा। लेकिन राज्य मंत्री को केवल एक, जैसे किसी राज्य स्तर पर एक कोई भी एक सब्जेक्ट उसको या विषय उसको दे दिया जाता है कि इस विषय की पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। जैसे अपन शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में इसको दे दिया गया माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा तो ये केवल किसको देखेगा, माध्यमिक शिक्षा के ही मैटर को देखेगा। यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय या प्राथमिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा जो है उससे संबंधित इसको कार्य नहीं करना, केवल इसको माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र को इसको देखना होता है। जबकि कैबिनेट मंत्री के पास सारे क्षेत्र होते हैं। फिर उसके बाद में आता है एक उप मंत्री, और उप मंत्री जो होता है एक तरह से अपन कह सकते हैं कि कैबिनेट मंत्री का एक चपरासी होता है। कैबिनेट मंत्री जो है क्योंकि सीधा सिंपल सा इसकी सहायता के लिए इसका इसको बनाया जाता है उप मंत्री। तो ये इसके द्वारा कहे हुए कार्यों को करता है। कैबिनेट मंत्री जो जो करता है वही कार्य ये करता है। तो ये तीन प्रकार के मंत्री इसके अंतर्गत होते हैं। ठीक है, और कोई बेटा? ओके। कॉलेजियम व्यवस्था, और ये कॉलेजियम व्यवस्था किसके लिए अपनाई जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए इस व्यवस्था को अपनाया गया है। अब ये क्या होती है, जैसे अपने को ये पता है कि अपने सर्वोच्च न्यायालय का भी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय जो है उसका मुख्य न्यायाधीश जो है अगले 2 महीने में क्या होगा, पद मुक्त हो जाएगा। पद मुक्त का मतलब पदभार, उसका जो कार्यकाल है वो समाप्त होगा। कब? अभी अपन बात करें जैसे अभी जनवरी चल रही है तो मार्च में समाप्त हो जाएगा, मार्च 2021 में। जैसे मान लो उसका पद अब 2 महीने पहले अपने को पता है, तो इसलिए 2 महीने पहले उसकी प्रोसेस स्टार्ट की जाती है इस कॉलेजियम व्यवस्था के तहत। इसमें क्या किया जाता है, जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है जो अभी 2 महीने तक रहेगा वो, तो मुख्य न्यायाधीश व 4 अन्य न्यायाधीश, 4 अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर के एक कमेटी गठित की गई। इन्होंने एक कमेटी बनाई, और ये कमेटी क्या करती है, अब हालांकि इसको सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति कौन देता है? राष्ट्रपति। लेकिन ये कौन किस किस की बनाई? एक तो मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीशों की एक कमेटी बनाई गई। कमेटी का मतलब 5 सदस्य हो गए, एक मुख्य और 4 उसके सहायक हो गए। इन 5 सदस्यों की जो कमेटी है वो क्या करेगी, देश में उच्च न्यायालय, हमारे देश में जैसे 25 उच्च न्यायालय है, तो 25 उच्च न्यायालयों में जो मुख्य न्यायाधीश है वो, या बहुत सारे ऐसे वकील है जो 10 वर्ष से वकालत कर रहे हैं वो, क्योंकि इसकी जो योग्यता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, वो योग्यता क्या थी कि 5 वर्ष से अधिक तो क्या कर चुका हो, न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, या 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या करता है ये जो कमेटी है, ऐसे 10 ऐसे व्यक्तियों को सर्च करते हैं, और सर्च करके क्या करते हैं, जैसे इन्होंने 5 नाम का सुझाव, 5 नाम निकाल लिए संपूर्ण देश के 25 उच्च न्यायालय और अधिवक्ताओं में से। इन्होंने 5 नाम ऐसे सेलेक्ट कर लिए कि इन पांचों में से किसी को भी मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति दी जा सकती है। तो ये क्या करेंगे, ये 5 नामों की सिफारिश किसको करेंगे, किसको देंगे? राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति की जिम्मेदारी क्या होती है, राष्ट्रपति की समझ शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री, यानी मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो ये जो राष्ट्रपति के पास ये नाम आए, तो ये कहाँ पहुंचेंगे? प्रधानमंत्री के पास। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति सारे मिलकर के इनमें से कोई एक नाम सेलेक्ट करेंगे, यानी इन 5 के अलावा दूसरे को वो क्या कर सकते हैं, न्यायाधीश नियुक्त नहीं कर सकते। उनको सामने जो 5 नाम दिए हुए उन पांचों में से किसी एक व्यक्ति को उनको मुख्य न्यायाधीश की के पद पर बिठाना पड़ेगा। ये नहीं कि साहब 5 नाम इसने दिए इनको तो साइड में रख दिया और कोई नए व्यक्ति को बना दिया, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए कॉलेजियम व्यवस्था लागू की गई है कि इस कॉलेजियम व्यवस्था के तहत जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश मिलकर के कुछ नामों का सुझाव देते हैं, और उनमें से किसी एक व्यक्ति को कब, जैसे मार्च में इसका कार्यभार, ये कार्य से पदभार से मुक्त हुआ, और इसके स्थान पर इनमें से किसी एक व्यक्ति को बिठा दिया जाता है। इस व्यवस्था को कहा जाता है कॉलेजियम व्यवस्था। ओके, और कोई बेटा?
और सबका क्लियर है ये चैप्टर? अब ये सेम ये जो चैप्टर अपन ने पढ़ा है सेम यही चैप्टर सेम वो की वही प्रोसेस रहेगी, राज्य सरकार में भी वही है, तो वहां पे भी वो समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम वो पढ़ रहे थे देश की, अब ये पढ़ेंगे केवल एक राज्य को लेकर के, राज्य के अनुसार। ठीक है, इसको स्टार्ट कर लें। वो भी करेंगे बात। हाँ बेटा, ये वाला स्टार्ट करें। राज्य सरकार ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है, और सेम वही प्रोसेस इसके अंदर है जो अपन ने केंद्र सरकार में पढ़ा था। राज्य सरकार वहां पे अपन बोलते थे व्यवस्थापिका को संसद, और यहाँ पे व्यवस्थापिका को क्या बोलते हैं? विधानमंडल। तो राज्य विधानमंडल का गठन और कार्य यहाँ से अपन शुरू करेंगे। इसमें राज्य सरकार में भी वही इसमें भी सेम वही पढ़ना है कि इसके सरकार के 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन कौन से? कार्यपालिका, सबसे पहले व्यवस्थापिका बोलते हैं अपन, या कार्यपालिका लेते हैं, लेकिन सबसे पहले व्यवस्थापिका, फिर दूसरे नंबर पे कार्यपालिका, और तीसरे नंबर पे न्यायपालिका। ये इसके भी 3 अंग होते हैं। व्यवस्थापिका जो है उसके 2 सदन यहाँ पर राज्यों में भी होते हैं, लेकिन भारत के केवल 7 राज्य है जिनमें 2 सदन वाली व्यवस्थापिका है, यानी 2 सदन वाले विधानमंडल है। बाकी के राज्यों में एक ही सदन है। और 2 सदन कौन कौन से होते हैं इसके? विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद, ये 2 सदन होते हैं, लेकिन ये विधान परिषद जो है ये सभी राज्यों में नहीं है, केवल भारत के 7 राज्यों में ये विधान परिषद का गठन किया गया है। अब वो बात करेंगे आगे कि वो 7 राज्य कौन से है उसका भी। तो ये 7 राज्य है, बाकी में सब में क्या चलती है? विधानसभा ही कार्य करती है। कार्यपालिका में यहाँ वहां पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद आती है। यहाँ पर कौन आएगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। सेम वही चीज है। वहां पे राज्यपाल की जगह राष्ट्रपति होता था, मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री होता था, मंत्रिपरिषद ये राज्य मंत्रिपरिषद होगी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद वो देश में, और ये राज्य मंत्रिपरिषद राज्य के लिए। आपके नेटवर्क में हो सकता है बेटा कुछ दिक्कत हो। अभी आ रही है? अभी आ रही है? बेटा हो सकता है आपका नेटवर्क थोड़ा लूज हो, तो उसकी वजह। अभी आ रही है क्या? अपने यहाँ पे क्या होता है, व्यवस्थापिका को 2 पार्टों में विभाजित करते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। कार्यपालिका में 3 होते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। और न्यायपालिका जो है वहां पे अपन ने पढ़ा था सर्वोच्च न्यायालय। अब यहाँ पे अपन पढ़ेंगे उच्च न्यायालय। यहाँ पे क्या होता है? उच्च न्यायालय के बारे में। तो यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस है, वही 3 अंग है सरकार के। तो राज्य सरकार के बारे में अपन देखते हैं। तो राज्य विधानमंडल का गठन और कार्य। संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। भारत के संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक विधानसभा होगी, एक विधानमंडल होगा। संविधान के अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, जो राज्यपाल, और कुछ राज्यों में 2 सदनों, कुछ राज्यों में यानी कुछ सब में नहीं है, कुछ राज्यों में 2 सदनों से तथा कुछ में एक सदन से मिलकर इसका निर्माण होगा। किसका? विधानमंडल का। जिन राज्यों में 2 सदन होंगे उनके नाम क्रमशः विधानसभा और विधान परिषद होंगे। और प्रत्येक राज्य में जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक सदन होगा। जैसे कि अपने केंद्र सरकार में होता है 2 सदन है, दोनों में से एक जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर एक सदन का निर्वाचन किया जाता है, लोकसभा का। तो यहाँ पर भी एक सदन होगा जो जनता द्वारा चुना जाएगा, और एक सदन होगा जो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाएगा। तो यहाँ पर एक सदन होगा जो जनता, जिसमें अपन बोलते हैं लोकप्रिय सदन। तो यहाँ पर जो विधानसभा होगा उसका वयस्क मताधिकार मताधिकार के आधार पर निर्वाचन होता है। विधानमंडल के इस सदन को क्या कहा जाएगा? विधानसभा। जिन राज्यों में विधानमंडल का दूसरा सदन होगा, यानी कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें 2 सदनों वाली विधानमंडल है, तो उसे दूसरे सदन को क्या कहा जाएगा? विधान परिषद। राज्यों के विधानमंडल एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक, एक का मतलब कई राज्य ऐसे हैं जहां पर केवल एक ही सदन होगा, और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें 2 सदन भी होंगे। तो एक सदनात्मक भी होगा और द्विसदनात्मक भी होगा। इस बात का निर्णय कौन करता है? इस बात का निर्णय अधिकार राज्य में निर्वाचित प्रतिनिधियों और भारतीय संसद के द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान समय में भारतीय संघ में केवल 7 ऐसे राज्य हैं जिनमें द्विसदनात्मक विधानमंडल है। वो 7 राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना।
ये ऐसे राज्य हैं जिनमें द्विसदनात्मक यानी दो सदनों, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही कार्य करती है, और इनके अलावा बाकी सभी राज्यों में एक सदन है, केवल विधानसभा ही कार्य करती है। तेलंगाना में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका और शेष राज्यों में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है। तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका वाले इन 7 राज्यों में दोनों सदन है, विधानमंडल के 3 अंग, राज्यपाल, विधानसभा जिसे प्रथम सदन और विधान परिषद, ये तीनों कार्य करते हैं। जबकि अन्य राज्यों में केवल राज्यपाल और विधानसभा, विधान परिषद वहां पर नहीं है, अधिकतर राज्यों में, केवल 7 राज्यों को छोड़कर। तो ये अपना एक राज्य सरकार की व्यवस्था हो गई, राज्य सरकार का एक परिचय हो गया। उसके बाद में विधानसभा का गठन कैसे होता है, विधानसभा का निर्वाचन वही लोकसभा का सेम निर्वाचन, इसकी इसके सदस्यों के लिए भी वो न्यूनतम योग्यता भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर न हो, दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए, और न्यूनतम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। उसमें लोकसभा में भी अपने 25 वर्ष थी और इसमें राज्यसभा में अपने 25 वर्ष है। तो यहाँ तक इसको एक बार और देख लेना, इसका परिचय पढ़ना पहले। कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे विधानसभा के गठन से, तो इसको पढ़ के आना बेटा एक बार, ठीक है। सेम अपन जो लोकसभा पढ़ा था वो लोकसभा वाला सेम प्रोसेस इसमें है, केवल इसमें कुछ थोड़ा सा बहुत चेंजेज है, वो आप पढ़ोगे तो भी पता चल जाएगा, कल और पढ़ लेंगे इसको। ये परिचय याद हो गया बेटा सबको? इसमें भी वही सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कौन कौन से भाग में कौन कौन होता है, तो वो चीजें इसमें और देख लेना एक बार, और कल यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, क्लास ज्वाइन करो हिंदी की, हिंदी की क्लास ज्वाइन करो बेटा।